नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। 90 के शुरुआती दशकों में एक टीवी सीरीज आता था, विक्रम और बेताल। अब मैं विक्रम और बेताल में अलग-अलग कहानियाँ होती थी, मैसेज होता था और अरुण गोविल बार-बार जाते थे, उसमें बेताल को पकड़ते थे, कंधे पर बिठा के लेके चलते थे, राज्य को बचाने के लिए वो निकल पड़े थे तो बेताल बोलता था, "लंबी दूरी है, कैसे रास्ता कटेगा?" तो विक्रम बोलते थे, "क्या करना है बताओ?" तो बोला कि ठीक है, एक काम करेंगे, मैं रास्ते में कहानी सुनाऊँगा, कहानी की पहेली में दोषी कौन है, निर्दोष कौन है, ये तुमको बताना पड़ेगा और अगर ये नहीं बता पाए, तो तुम्हारे सर के टुकड़े-टुकड़े हो जाएँगे। लेकिन अगर तुम बोले, तो मैं उड़ के वापस उसी पेड़ पर चला जाऊँगा। हर बार विक्रम का ये प्रयास होता था कि मैं इस बेताल को राजमहल की काल कोठरी में कहानी समाप्त होने से पहले लेकर के जाऊं, बंद करूं, क्योंकि कहानियों का संग्रह है तो ऐसा तो होगा नहीं। किंतु बेताल हर बार एक कहानी कहता था और कहता था कि अगर तुम चुप रहे तो सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर बताया तो उड़ गए। तो सर के टुकड़े टुकड़े ना हो तो आपको बताना पड़ेगा और वो बताते थे। अब आप सोचेंगे कि भैया क्या बकवास कर रहे हैं, इसका क्या लेना देना, लेना देना है। मेरे हाथ में विशैला वामपंथ मेरी वन ऑफ द फेवरेट किताबों में से एक है और इस किताब को अगर आपने नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। मैं कुछ चैप्टर पढ़ता हूँ और चैप्टर नहीं, उस चैप्टर का एक हिस्सा पढ़ता हूँ और ये इसलिए हो सकता है कैमरे से मेरा दृष्टि चला जाए, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और ये वीडियो बहुत आवश्यक होगा आपके जीवन को बदलने के लिए, भारत में इस वक़्त जो कुछ भी हो रहा है, उसको समझने में। कैट मिलेट के शिकार, ठीक है, ये 44 नंबर पे कैट मिलेट के शिकार इसका शीर्षक है। उसमें बड़ा अच्छा अमेरिकी वामपंथी नारी मुक्त एक्टिविस्ट केट मिलेट की बहन मेलारी मिलेट अपने बहुत चर्चित लेख के अंदर अपनी बहन को याद करती है और कहती है जब वो मेलारी स्कूल में पढ़ाई समाप्त करने को जा रही थी, एक टीचर ने उससे पूछा आगे करने का क्या इरादा है, आगे क्या करोगी? उसने जवाब दिया वह यूनिवर्सिटी जा रही है। टीचर दुखी हो गई, मतलब तुम 4 साल एक नास्तिक और कम्युनिस्ट बनकर गुजारोगी। तब लड़कियों का एक झुंड इस बात पर हंस पड़ा और कहने लगा कि ये कितनी दकियानूसी औरत है। औरत, हालांकि यहां पर शब्द में स्त्री होना चाहिए, किंतु सर ने लिखा है औरत, औरत हम। वह यूनिवर्सिटी गई बच्ची और बिल्कुल वही बन करके लौटी जिसके बारे में उस महिला ने कहा था, एक कम्युनिस्ट और एक नास्तिक। अपनी बड़ी बहन केट की तरह 6 साल पहले वहां से वो लौटी थी। खैर, कुछ साल बाद दक्षिणी पूर्वी एशिया से लौटी। वह अपने पति के साथ रह रही थी, अब वह तलाकशुदा है, एक बच्चे की मां है, दुखी थी। जब उसकी बहन केट ने साथ रहने का निमंत्रण दिया तो उसने इसको एक संयोग समझ के स्वीकार कर लिया। इतने वर्षों तक दूर रह करके वह भूल गई थी कि केट की मानसिक अवस्था क्या थी। केट छोटे से फ्लैट में रह रही थी, अपनी थीसिस, अपनी किताब और सेक्सुअल पॉलिटिक्स लिख रही थी। केट मिलारी ने अपने मित्र के साथ एक मीटिंग आमंत्रित किया जो बिल्कुल एक कम्युनिस्ट एक्सरसाइज था, माओवादी चीन के तर्ज पर। और मीटिंग के शुरुआत में वह चर्च कार्यविधि की तरह शुरू हुआ। वह एक मार्क्सवाद, वामपंथ और चर्च और इन सब के दकियानूसी चीजों पर बात करने लगा, क्योंकि मूल मैं अमेरिका के संदर्भ में नहीं, इसको भारत के संदर्भ में लेके आऊंगा, आप लोग सुनिएगा। केट ने पूछा, आज हम लोग यहां किस लिए एकत्रित हुए? सभी जवाब दे करके बोले, क्रांति करने के लिए। अब इसको भारत के संदर्भ में लेके आइएगा। कैसी क्रांति? सांस्कृतिक क्रांति। कैसे करोगे सांस्कृतिक क्रांति? भारतीय परिवार को नष्ट करके। यहां अमेरिकी परिवार लिखा हुआ। भारतीय परिवार को नष्ट कैसे करोगे? कैसे भारतीय परिवार को नष्ट करोगे? पितृसत्ता को नष्ट करके, उसकी शक्ति छीन करके। शक्ति कैसे छीनोगे? शक्ति छीनेंगे उनको पूरी तरह से विभाजित करके, मोनोगमी को खत्म करके। मोनोगमी कैसे खत्म आया? तो जो उत्तर आया उसके, वो जो महिला थी उसके ऊपर वज्रपात कर दिया। स्वच्छंदता, ठीक है, अश्लीलता, वैश्यावृत्ति, समलैंगिकता का प्रचार करके। कैसे समाप्त करोगे? कैसे समाप्त करोगे?
स्वच्छंदता, हम स्वतंत्र हैं, मेरा लाइफ, माई रूल्स, अश्लीलता, बॉलीवुड और इन सब में जो कुछ हो रहा है, वैश्यावृत्ति, समलैंगिकता, इसका प्रचार करके इसके बाद उन लोगों ने ये चर्चाएं की और उद्देश्य को कैसे पूरा किया जाए, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विमेन बनाने की चर्चा की। क्या? नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विमेन, भाई जरूरी है। और अमेरिकी सत्ता के अंदर घुसपैठ की योजना। इसके बाद स्कूल, शिक्षा बोर्ड, लाइब्रेरी और जुडिशियरी की राजनीति शुरू। मेलेरी को लगा कि कुछ नशीली कोकीन के नशे में ये लोग बकवास कर रहे हैं, इनके बस का नहीं है ये सब करना, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक पुस्तक सेक्सुअल पॉलिटिक्स पर छपी, खूब मीडिया कवरेज मिला, टाइम मैगजीन ने इसको कवर किया, ठीक है। मैं ये पढ़ रहा हूं, आप लोग बोर मत होइएगा, आवश्यक है ये जानना भारत के संदर्भ में, ठीक है। किंतु उसका थीसिस क्या था? परिवार शोषण का यंत्र है। परिवार, आप भारत के संदर्भ में समझिए, शोषण का यंत्र, इसमें पुरुष शोषक है, स्त्री शोषित होती है, बच्चे पैदा करती है। स्त्री के लिए विवाह एक वेश्यावृत्ति है। विवाह मत करो, कुत्ते बिल्ली की तरफ पैदा करो, कुत्तों की तरफ पैदा करो, कुतिया की तरफ पैदा करो, विवाह नहीं करना चाहिए। कुतिया है ना, जैसे कुतिया को उसके अपने बाप का पता नहीं होता, वैसा काम करो, ठीक है। इसको समझिएगा आगे। और टाइम मैगजीन जब इसकी करेगी तो प्रचार प्रसार तो होगा ही। वैश्यावृत्ति, ठीक है, स्त्री के लिए वैश्यावृत्ति मुक्ति मार्ग, यह उसे शक्ति देता है, उसे अपने शरीर का अधिकार देता है कि उसके शरीर का भोग कौन कर सकता है। यह समाज तय नहीं करेगा, ये वो स्त्री तय करेगी। स्वच्छंदता देख रहे हैं आप, कहेंगे भैया हम सुनने बैठे हैं यूजीसी, आप मोदी को लेके आए, विक्रम बेताल। अरे उस बेताल को समझिएगा तब ना आपको, आप पहले समझिए तो सही कि मैं कहानी क्या कह रहा हूं। तो बाद में मेलोरी ऐसे व्यक्तियों का, ऐसी महिलाओं का जिक्र करती है कि किस प्रकार से नारित्व का ये हत्या करते हैं वामपंथी, और ऐसी 60-70 महिलाओं के बारे में लिखती है जो इसी वामपंथ और कामपंथ आप समझ रहे ना, हाँ भाई काम, तो वो आजीवन फिर 60 से 70 वर्षों तक तकिए पर अपना मुंह रख के रोते हुए अवसाद में गुजारती हैं और अंततो गत्वा मृत्यु को प्राप्त होती है। किंतु फिर से वामपंथ के शिकार में कोई, तो वामपंथ ऐसे अपना शिकार बनाता है। अब मैं आपसे कुछ मूल प्रश्न पूछने आया हूं और इस प्रश्न का उत्तर आप देखिए कि अगर दो राजनीतिक शक्तियां आपस में युद्ध कर रही हैं तो वो युद्ध कैसे होगा, उस युद्ध का परिणाम क्या आता है। और आपसे मूल रूप से ये प्रश्न पूछता हूं, मोहम्मद दीपक के ने अत्याचार किया, जो भी किया, लेकिन उसके बाद उसके जिम में मात्र 15 हिंदू गए, जाति नहीं हिंदू की बात कर रहा हूं, 15 भी नहीं रहे। ये जो 80-90% की बात करते हैं राजद वाले कि हम 80% है, कांग्रेस वाले 80%, 90% की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी वाले 80-90% की बात करते हैं, ये चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं, सारे चुनाव हार रहे हैं। मतलब इनके साथ 80% नहीं है, 80% कहीं और है, ठीक है, 80% कहीं और है। कहां है 80%? वो मोदी के साथ जुड़ा हुआ है ना, वो मोदी के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो इस 80% को कैसे तोड़ेंगे और आप कैसे उसी जो लिटरेचर मैंने सुधारा, लिटरेचर के अंश, उसके झांसे में आप कैसे आएंगे। एक और छात्रा, एक छात्रा ने हनुमान जी के अपमान करने पर मुस्लिम शिक्षिका को रेल दिया। अवैध कब्जे वाली मीनारें, मस्जिदें ध्वस्त हो रही है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी ली जा रही है, सड़क पर नमाज का विरोध शुरू हो गया है, होली ईद
मतलब होली जब मनाई जाती थी, ईद पड़ जाता था तो भाई 12 बजे के बाद रंग नहीं खेलना है। फ्राइडे के दिन पड़ गया तो ईद ने नहीं खेलना है, रंग नहीं खेलना है। मंदिर की घंटी नमाज के समय नहीं बजनी चाहिए, उसके लिए पुलिस वाले पकड़े होते थे। अब ऐसा नहीं है, पुलिस वाले खुद टंग टंग करके बजा रहे हैं। है मोदी जी के सबसे बड़े समर्थक जो हैं और उनके आईएएस लॉबी के लोग जो है वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? वो स्वयं हिंदुत्व और सनातन को बढ़ावा दे रहे हैं। तानाजी, संभाजी, कश्मीर फाइल, धुरंधर जैसी फिल्में नैरेटिव तोड़ रही हैं। जो बॉलीवुड की अश्लीलता आपको विचारहीन कर रही थी, वो तोड़ रही हैं। ठीक है, सलमान खान स्वयं संघ के सम्मेलन में जाता है। अब उस पर अलग चर्चा होगी, वो चर्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, अच्छा है बुरा है, किंतु जिस संघ पर आरोप लगता था कि भाई वो प्रगतिशील नहीं है, विचारशील नहीं है, वहां पे विचारशील लोग जा रहे हैं, उसके विमर्श को सुन रहे हैं, संघ उनसे जुड़ रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। ठीक है, कम ही सही, लेकिन ये शुरुआत हो चुकी है कि हिंदू लड़के भी मुस्लिम महिलाओं से, यहां महिलाएं ही होंगे, औरतें नहीं, उनसे विवाह कर रहे हैं। जब विवाह हो जाता है तो औरत नहीं महिला होती है। तो मैं हिंदुत्व के मोदी जी के इन कार्यों पर नहीं जा रहा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं आपसे कुछ मूल प्रश्न स्क्रिप्ट के हिसाब से पूछना चाह रहा था कि हिंदू 2014 के पहले इतना शक्तिहीन क्यों था कि हाथ में कलावा नहीं बांध पाता था? दूरदर्शन में या किसी न्यूज चैनल में हिंदू जो बैठा था उसके हाथ में कलावा नहीं था, तो क्यों नहीं था? ये पूछना पड़ेगा ये प्रश्न ना, अपने आप से, अपनी अंतरात्मा से। अभी अंतिम चरण जो जिसको है कलयुग का आया, उसमें एक मैं न्यूज आपके सामने शेयर करना चाह रहा था, वो भी सुनिएगा कि एक कर्नल की बेटी बीना शर्मा 14 करोड़ रुपए और अपनी भूमि के लिए सगे बेटे अनुज शर्मा की कत्ल की सुपारी दे दी है। हत्यारे मां और ये पकड़े गए। यही तो वामपंथ है, जब आपका परिवार का पतन हो जाए। अब हमें लग रहा है कि यूजीसी सामान्य वर्ग की लड़ाई है, मोदी जी को हराना बहुत आवश्यक है। हराएंगे, जरूर हराएंगे, आप लोग हरा दीजिएगा, मुझे इस पे ये नहीं है। किंतु पहले आप इस इमेज को देखिए। इस इमेज को देखेंगे तो आपको मैं बताऊं, लगेगा कि दिल्ली वाला ही तो कांड है। नहीं, लेकिन ये बांग्लादेश का है। एक हिंदू को मारा जा रहा है जो कि दलित है। ठीक है, ये वो काम है जो पत्रकार रुचि के साथ हुआ। ठीक है, अब रुचि के साथ ये जो करने वाले लोग हैं, वामपंथ कब आपके नसों के अंदर घुस जाएगा और कब आपको परिवर्तित कर देगा, यही आपको समझना पड़ेगा। देखिए, यूजीसी इक्विटी सुधार को लेकर के जितनी चर्चा हुई उसमें अपार जन समर्थन मिला, क्योंकि सामान्य वर्ग के साथ सभी हिंदू खड़े थे। वही 80% की मैं बात कर रहा हूं, वो 80% उनके साथ खड़े नहीं है अखिलेश या कांग्रेस या राजद के साथ, वो 80% यहां खड़े थे कि नहीं नहीं ये गलत हो रहा है। किंतु ट्रैप में जब फंसना होता है तो हम कैसे फंसते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हम वेपनाइज्ड हो गए। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद इस रूल के समर्थन में भी प्रदर्शन होने लगा। आर्टिकल 14 और 15 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने रोका। अब दिक्कत क्या है, उनका यह लोकतांत्रिक अधिकार है प्रदर्शन का, किंतु नियत में खोट कहां है? उन्हें जन समर्थन तो नहीं मिला, उनके प्रोटेस्ट में 5 लोग 15 लोग आ रहे हैं, जबकि सामान्य वर्ग को अपार जन समर्थन मिला। सामान्य वर्ग ने हिंसा नहीं की, इन्होंने हिंसा की क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड हैं। ठीक है, और एक बच्ची का मॉब लिंचिंग का प्रयास किया। यह सब अचानक नहीं है, कुछ भी अचानक नहीं होता। दलित, शोषित, पीड़ित के नाम पर यह कुछ और हो रहा है। यह ठीक वैसा ही सुनियोजित है जैसे कि दिल्ली दंगे को सुनियोजित ढंग से प्लान किया गया था। यह लिंचिंग का ही प्रयास था। उसमें नाम में बोला गया ये ब्राह्मण है इसलिए मारो इसको, और यह लिंचिंग का प्रयास इसलिए है कि सामान्य वर्ग का खून इतना खौले कि वो नरेंद्र मोदी को गाली देते देते यहां पहुंचे
कि वो स्वयं अपने विनाश का कारण बने, सामान्य वर्ग स्वयं विनाश का कारण बने, हम नहीं बने, हमारे ऊपर ये एलिगेशन ना आए। मारेंगे उनको हम, किंतु मोदी के जाने के बाद मारेंगे। ये शुरुआत पर। आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? 2012 में जब इंदिरा जयसिंह यूजीसी लेकर के आई रोहित वेमुला के नाम पर, इस देश में हमारे पास नैरेटिव, यूजीसी आया था, रोहित वेमुला एक तो बाद में आया, लेकिन उसकी शुरुआत वो थी कि रोहित वेमुला उसी चीज का विक्टिम था, क्योंकि रोहित वेमुला नहीं आता तो वो वामपंथ इंजेक्ट नहीं किया जा सकता। तो रोहित वेमुला को मैं कहता हूं कि वामपंथियों के द्वारा उसकी हत्या की गई। क्यों? ये साबित करना था ना कि उस वर्ग से आने वाला डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो रहा, वरना ये होता कैसे, ये प्रेशर टैक्टिक्स बनती कैसे? साबित करना था ना। जबकि रोहित वेमुला ने फर्जी शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाया था, वो फर्जी आदमी था, किंतु उसको ग्लैमराइज किया गया। ये जो मैंने टॉपिक के शुरुआत में कहा बहुत आवश्यक था। अब आप देखिए कि कैसे ये षड्यंत्र था, उसको मैं सुनवाता हूं। ये पहले इसका पीसी का वो अंश सुनते हैं, बहुत आवश्यक है इस अंश को सुनना और समझना, वरना हम कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ। अलग अलग कैंपसेज में अलग अलग जगहों पर जो साथी, जो संगठन जहां पर मौजूद है, वो इस ये जो स्टे ऑर्डर आया है, इस स्टे ऑर्डर के खिलाफ, यूजीसी रेगुलेशन के पक्ष में, रोहित एक्ट के पक्ष में, और 13 तारीख को एक ऑल इंडिया प्रोटेस्ट का कॉल दिया जा रहा है। तो जो साथी जहां पर हैं वो इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लें, अपनी भागीदारी करें और समता के लिए, बराबरी के लिए इस लड़ाई में, इस मुहिम को जो है आगे लेकर के बढ़े। इस देश में कैंपसेज में जो बहुत लंबे वक्त से इस देश के एसटी, एससी, ओबीसी, महिलाएं और दिव्यांग कैटेगरी के बच्चे जिस तरीके का जातीय दमन, जातीय शोषण सहन करते आ रहे थे, उस शोषण को रोकने के लिए एक गाइडलाइंस जो है यूजीसी की। अब पहले ये जातीय, भाई दिव्यांग भी जाति के हिसाब से हो रहा है, लेकिन हमने जेएनयू की दीवारों पर लिखा है कि भाई, लिखते हुए देखा है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो। कैसी बात कर रहा है यार? ये कौन कर रहा है? आईसा किसकी यूनिट है? कांग्रेस की यूनिट है, कांग्रेस की यूनिट है। अब मैं इसके चर्चे से पर्दा उठाता हूं। विश्वास ही वो है। आपको अपने, मैं आज भाऊ की बात से सहमत हूं कि विश्वास करना पड़ेगा। अभी ये बहुत गंभीर समय आ गया है। साथियों, हमारे इन फैसलों के पीछे एक गहरी भावना है, एक विजन है। ये हमारे वर्तमान, हमारे अतीत और भविष्य को भारत के गौरव से जोड़ती है। भारत के गौरव से 2012 के यूजीसी या 2026 के यूजीसी या 2023 के यूजीसी नहीं जोड़ते हैं, किंतु संभवतः नरेंद्र मोदी जी को यह आइडिया रहा होगा कि यह मामला कोर्ट चला जाएगा और कहानी बदल जाएगी। क्योंकि मैं ध्यान दे रहा था कि 2012 में जब से ये पूरा ये यूजीसी वगैरह आया, तो 2012 से ही अत्याचार शुरू हो गया था। उस वक्त ओबीसी नहीं उसमें जुड़ा था, लेकिन एससी एसटी तो पहले से था, एससी एसटी एक्ट भी पहले से था। तो कैंपस के अंदर भी एससी एसटी एक्ट लागू होता है, फिर यूजीसी किस लिए? क्योंकि प्लानिंग लंबे समय से किसी चीज की थी। अब यह समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी संभवतः कुछ और सोच रहे होंगे या नहीं सोच रहे होंगे, अलग बात। लेकिन पहले हम इसके बड़े कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं और नाम को पढ़ते हैं कि आंदोलन में जो लोग थे वो कौन थे। जो
गुंडई कर रहे थे। नेहा बोरा जेएनयू में पीएचडी करती हैं और नामी अपने सर्कल की वामपंथी है। अंजलि कुमारी डीयूएसयू चुनाव में 2025 प्रेसिडेंट की उम्मीदवार थी, ये भी वामपंथी है। गुरुकीरत भगत सिंह छात्र एकता मंच, और दूसरा जो है जितेंद्र मीणा और लक्ष्मण यादव। ठीक है, लक्ष्मण यादव और तो आप पहले इस बात को समझिए कि इसका पूरा मकसद ही था कि हिंसा तो होना ही है। ठीक है, ये सब वो लोग हैं, कोई मामूली लोग, कोई भी मामूली आदमी नहीं है। सारा खेल ही आईसा, एसएफआई, सोचिए इसमें क्या अंतर है। सारा खेल ही इनके द्वारा रचा गया है। इस खेल में लंबा चौड़ा खेल है। अब डफली गैंग को जिस ब्राह्मणवाद के नाम पर आजादी चाहिए था, उनका दाव उल्टा भी पड़ा है। उल्टा कैसे पड़ा है वो भी दिखाते हैं। और आप डफली गैंग परेशान था क्योंकि अभी जेएनयू के अंदर हुआ ये कि पूरे का पूरा डफली गैंग को ही जो है वो कॉलेज से लिटरली 1 साल का सस्पेंशन दे दिया गया। बोला कैंपस छोड़ो यार, तुम हॉस्टल कहीं ना, भाग यहां से। 20,000 रुपए का फाइन भी लगा अदिति मिश्रा को। पुलिस प्रोटेक्शन दिया जा रहा है इनको, पुलिस प्रोटेक्शन। अभी नेतागिरी कर रही थी, बस हम पुलिस पे चुप है क्योंकि पुलिस सीनियर है हमसे और अब से अच्छा जानते हैं। इन लोगों को ब्राह्मणवाद से मुक्ति चाहिए। अब ब्राह्मण ने इनका क्या किया आज तक नहीं पता चल पाया। एक मिनट बस, ये बिल्कुल नहीं चाहिए। पुलिस प्रोटेक्शन मिल रहा है, पुलिस प्रोटेक्शन। अब मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय परिवार को कैसे तोड़ेंगे? जैसे जो अमेरिका का मॉडल था परिवार तोड़ने का, भारत का परिवार कैसे तोड़ेंगे? ब्राह्मण, पितृसत्तात्मक, ये वाली बातें जो है ना, वो ऐसे नहीं करेंगे, वो आपको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये तोड़ना पड़ेगा क्योंकि इनका मुस्लिम वोट फिक्स है और फिक्स मुस्लिम वोट बैंक धोखा नहीं देगा। लेकिन आपको ये कंचना यादव वाला स्पीच तो याद होगा, एक बार सुन लीजिए फिर से। ये डॉक्टर कंचना यादव बोली थी। डॉक्टर कंचना यादव ने बोला था आपको इस बेसिस पर फंसाना चाहिए। लक्ष्मण यादव, कंचना यादव, ये सब राजद, कांग्रेस, एसएफआई, ठीक है, ऐसा, ये सारे लोग किसके दिव्यास्त्र हैं? किसके दिव्यास्त्र हैं? ये तो सोचना पड़ेगा आपको। नरेंद्र मोदी जी को हरा दीजिएगा, किंतु जब ये सत्ता में आएंगे, जिनका मूल विचार है कि आपको इसलिए फंसाना चाहिए, तो क्या यूजीसी रुकेगा? नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट राम मंदिर पर निर्णय नहीं ले पाया, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद निर्णय लिया गया। मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए कि इनके सत्ता में आने के बाद आपके समर्थन में निर्णय हो पाएगा? यूजीसी पर स्टे लग पाएगा? या फिर ये फिर लेके आ जाएंगे यूजीसी? तब तो आप चिल्लाएंगे, प्रतिकार भी करेंगे, तब भी कुछ नहीं होगा। तो मोदी जी को हराया जा सकता है, योगी जी को हराया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किंतु हरा देने के बाद सामान्य वर्ग को लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको यह विशैला वामपंथ पढ़ना होगा। विशैला वामपंथ किस टेक्निक का प्रयोग करता है, कैसे आपके शरीर के अंदर यह घुस जाता है और आपको पता नहीं चलता और आपको मानव नहीं दानव बना देता है। यह जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक कहानी समझ में नहीं आएगा। डॉक्टर राजीव मिश्रा की ये बहुत जबरदस्त किताब है और इस किताब को मैं पढ़ने के बाद ही लोग मुझे कहेंगे कि भाई अभिषेक तिवारी मोदी भक्त हो रहा है, ये मोदी की भक्ति है। यूजीसी का तुमने प्रतिकार किया था। मैंने यूजीसी का प्रतिकार इसलिए किया था कि मुझे पता था कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए प्रतिकार की आवश्यकता होगी। जब लोग जाएंगे, लोग इतना चिल्लाएंगे, तभी लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जैसे जाएगा आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 दोनों के अगेंस्ट है, ये स्टे लग जाएगा। मैंने कभी ये नहीं कहा था मोदी को हटा दो, मोदी को, क्योंकि आप लोग समझेंगे। अभिषेक तिवारी को भी समझने के लिए आपको वामपंथियों को समझना होगा, क्योंकि मैं वामपंथी और इस्लामिस्ट को समझ गया हूं।
वो उनके शासन पद्धति को समझ गया। वो आप कल्पना कीजिए कि बीएनपी बंगाल सत्ता में आ गई है वहां पर, तो क्या जमात रुक जाएगा? जमात और स्पीड हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा, कार्य दिखने लगेंगे जमात के ग्राउंड पर, खत्म हो जाएगा हिंदू का माइनॉरिटी वहां पे। मोदी सरकार आई तो आपको कार्य दिखते हैं, नैरेटिव टूटता हुआ दिखता है। एक धुरंधर फिल्म ने कितना मेल्टडाउन कराया वामपंथियों का, सोचा आपने? धुरंधर फिल्म बन जाती मोदी नहीं रहते तो। सामान्य वर्ग को अत्याचारी बताने वाले फिल्मों की भरमार रही है कांग्रेस के समय, और ये ताकि वो पूरा नैरेटिव, तभी तो ये नैरेटिव रातों रात नहीं बना है, 40-50 साल का परिश्रम रहा है उस पे, 40-50 साल का परिश्रम रहा है। मन और मस्तिष्क के अंदर वो वामपंथी इंजेक्शन घुसाया गया, आपको विषैला समाज को बनाया गया। रातों रात समाज नहीं निकलेगा उससे बाहर। आप भी चलिए, आप कोई तिवारी, कोई चतुर्वेदी को ही प्रधानमंत्री पद पर बिठा देते हैं, आपको 80% जनता को चुनाव जीतने के लिए, भारत को जीतने के लिए अपने पक्ष में लाना है। उसमें 20% पहले मुसलमान गायब है, 80% हिंदू है, उसको जाति में वामपंथी ने बांट रखा है, घृणा के नाम पर, ब्राह्मणवाद के नाम पर अलग अलग सब्जेक्ट और टॉपिक में बांट करके रखा है। आप 40% को कैसे अपने पक्ष में लेकर के आएंगे सत्ता में? क्योंकि बिना सत्ता में आप बदलाव नहीं कर पाएंगे, और जब भारत ही नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो आप मोदी जी के जगह पर आइए और मुझे यह बताइए कि आपके पास क्या प्रावधान है। मोदी जी से इसमें एक गलती क्या हुई है? मैं मानता हूं कि गलतियां हो ही जाएंगी। अब एक साथ 15-20 चक्रव्यूह घेरा गया। जो पहला चक्रव्यूह घेरा गया था वो था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जब SC/ST एक्ट पर एक जजमेंट आया और उसको हटा देने के लिए कंप्लीटली बोला गया। एक पूरा का पूरा समाज डर गया। आप ये मानिए कि SC/ST, दुनिया का कोई भी एट्रोसिटी एक्ट, किसी के ऊपर कुछ होता है तो बचाने के लिए आता है, लेकिन शातिर लोग उसको वेपन की तरह प्रयोग करते हैं। वेपन की तरह कैसे प्रयोग करते हैं अभी बताएंगे, लेकिन मकसद खराब नहीं होता है। SC/ST एक्ट लाने का मंशा खराब नहीं था, मनसा शोषण नहीं था उसके पीछे, मनसा था कि किसी को न्याय दिलाया जाए। मैंने गांव में अत्याचार होते देखे हैं, ऐसा नहीं है, और मेरे पास कई उदाहरण हैं, परंतु मैं अभी वहां नहीं जाऊंगा। मैं इस एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग बताऊंगा। कैसे दुरुपयोग क्या होने लगा कि भाई चंद्रावती 10 साल के अंदर SC/ST एक्ट में 46 लाख रुपए ऐंठ लेती है। यह दुरुपयोग हुआ। अब इसको हमको यह समझना है कि इससे हम निकले कैसे, इससे निकलने का हमारे पास क्या क्या तार्किक रास्ता है। तो पहली चीज तो यह है कि हमें ऐसे सब्जेक्ट जहां पर मिसयूज हो रहा है उसको उठाना है, लिफ्ट करना है, मेन स्ट्रीम में लाना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये कैप लग जाएगा, चीजों पर को कैप करने की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी सरकार को रियलाइज नहीं हुआ कि जिनके बारे में बहुत अच्छी बातें वो सब कुछ वो कर रहे हैं, उनका बड़ा बेटा उनसे कहीं नाराज तो नहीं हो जाएगा। और वामपंथ उसी ब्रेक पॉइंट का प्रयोग कर रहा था, वेट कर रहा था कि यस वो नाराज हो और फिर हम अपना असली खेल दिखाएंगे। और फिर असली खेल शुरू हुआ और नरेंद्र मोदी जी की पूरी सरकार कंफ्यूज। IT सेलियों के पास तो विवेक नहीं है, वो अपने ही समर्थकों को गाली देने लगे, उससे और पेट्रोल डला, आग और भड़की। उनको समाजवादी, वामपंथी, कांग्रेसी बताने लगे, उससे और आग भड़की। और आग भड़कते भड़कते हम क्रोध में आएंगे, और क्रोध में आदमी अपना विवेक खोता है, और विवेक खोने के बाद सबसे पहला जो नुकसान करता है वो अपना करेगा। सबसे पहला नुकसान अपना करेगा। इसलिए समय है थोड़ा रिलैक्स हो जाइए और विक्रम और बेताल की कहानी को समझिए और उत्तर ढूंढिए, वरना सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए मैंने पहले विक्रम बेताल की कहानी सुनाई थी। मोदी जी के पीठ के ऊपर बेताल बैठ गया है और बेताल कह रहा है कि बोलोगे तो मैं उड़ के वापस चला जाऊंगा, लेकिन चुप रहोगे तो सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आज के संस्करण में इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।
कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।